गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एडोटेरिया का सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिलान करना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस साइड का जो देश दिया हुआ है, इधर साइड में देश है और इस साइड में क्या चीज़ उसके उस देश में आने वाले चक्रवात है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या चीज़ ऑस्ट्रेलिया हरिकेन, गलत है। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली चक्रवात आता है। ठीक है, इसको डिटेल से देखेंगे। पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या चाहिए। इसका आंसर क्या चाहिए, ए होगा, क्योंकि ये गलत मिलाया हुआ है। हरिकेन आता है कैरेबियन द्वीप समूह में आता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से। ठीक है, इसका आंसर हो गया फर्स्ट का ए नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं क्या चीज़ चक्रवात के बारे में। कौन सा चक्रवात कहाँ कहाँ पर आएगा उसको देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो चक्रवात की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि चक्रवात एक्चुअली जो चक्रवात आता है ना, वो देखिए चक्रवात आपका इस टाइप से आता है। इस टाइप से चक्रवात आता है। ये थोड़ा सा और बड़ा बड़ा आता है, यानी ये बिल्कुल भी शेप का होता है, लगभग भी शेप का होता है। ठीक है, इसको कहते हैं चक्रवात की आँख। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चक्रवात की आँख कहते हैं। चक्रवात होता किस टाइप का है, भी शेप का होता है। अब ये जो चक्रवात आता है ना, वो चक्रवात में क्या चीज़ होता है कि देखिए ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है बिल्कुल। तो घूम रहा है तो क्या चीज़ होता है कि जो सेंटर होता है, ये सेंटर का टेम्परेचर क्या चीज़ होता है, कम हो जाता है। सॉरी, सेंटर का प्रेशर कम हो जाता है, तापमान यहाँ का बढ़ जाता है। यहाँ का जब तापमान बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, इसका मतलब क्या चाहिए हुआ कि इधर साइड की जो हवा होगी, इधर जो सराउंडिंग हवा होती है, वो सराउंडिंग हवा इसके साइड में आना शुरू कर देती है। सराउंडिंग हवा यहाँ पर आने के लिए प्रेशर बना देती है। ठीक है, तो इसमें जो चक्रवात में होता है क्या चाहिए कि हवा बाहर से अंदर की ओर आती है। हवा बाहर से अंदर की ओर आती है। काहे भैया, काहे कि जो बीच का जो सेंटर होता है, सेंटर का दाब कम हो जाता है। ये कंडीशन आता है कि इसमें चक्रवात में। ठीक है, कंडीशन समझ गए। अब देखते हैं इसके 3-4 जो मेन पॉइंट होते हैं। 3-4 मेन पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चक्रवात की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, चक्रवात की। चक्रवात में हवा क्या होता है, चक्रवात में हवा क्या चाहिए होगा, बाहर से अंदर के साइड में आएगा। हवा क्या चाहिए होगा, बाहर से अंदर के साइड में आएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं क्या चीज़, इसके केंद्र का, इसका जो केंद्र होता है, चक्रवात का केंद्र होता है, उसको क्या चीज़ कहते हैं, चक्रवात की आँख कहते हैं। इसके केंद्र को क्या कहते हैं, चक्रवात की आँख कहते हैं। दो कंडीशन सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करते हैं कैसे चक्रवात के आकार का, कि इसका आकार कैसा होता है। तो इसका आकार जैसे मैंने अभी बताया, इसका आकार किस शेप का होता है, भी शेप का होता है। इसका आकार कैसा होता है, भी शेप का होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्या चीज़ कि इसको मापते कैसे हैं। इसको चक्रवात को बोलते हैं मापते कैसे, इसका मापन कैसे होता है। तो इसका मापन होता है भैया टी स्केल से। इसका मापन किस स्केल से होता है, टी स्केल से होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं कि इसका दिशा कैसा होता है, इसका डायरेक्शन कैसा कैसा होता है। तो इसका जो दिशा होता है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है भैया, एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होता है, इसका होता है क्या चीज़, क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके प्रभाव का, कि चक्रवात आने से प्रभाव क्या पड़ता है। तो चक्रवात आने से मौसम बहुत ज़्यादा खराब होता है, भयंकर वर्षा होने लगती है। ठीक है, बादल मतलब चारों साइड के जो मौसमी प्रभाव होता है वो किसी एक खास एरिया पे आ जाता है। ठीक है, इस वजह से वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये कंडीशन था किसका, चक्रवात का। और इसी का जस्ट उल्टा होता है कौन सा, प्रति चक्रवात। इसी का जस्ट उल्टा क्या चीज़ होता है, प्रति चक्रवात। ठीक है, प्रति चक्रवात क्या चीज़ होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो प्रति चक्रवात अगर जस्ट उल्टा होता है, इसका मतलब क्या चीज़ हो जाता होगा कि इसमें भी होता है ना, इसी तरह से शेप बनेगा। इसका भी शेप कैसा बनेगा, बिल्कुल भी टाइप का शेप, इसका भी सेम टाइप का बनेगा। पर ये जो कंडीशन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ का प्रेशर हो जाएगा उच्च, यहाँ का प्रेशर हो जाएगा उच्च। तो अगर प्रेशर यहाँ का उच्च हो जाएगा तो यहाँ से हवा कैसे जाने लगेगा, बाहर के साइड में जाने लगेगा। तो हवा अगर बाहर के साइड में जाने लगेगा तो मौसम कैसा हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर मौसम साफ हो जाएगा दैट मीन्स क्या चीज़ होगा कि जितना भी मौसमी प्रभाव है यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। वर्षा वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा, आंधी तूफान नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसका दिशा क्या चीज़ होता है, चक्रवात का जस्ट उल्टा होता है। इसका दिशा क्या चीज़ होता है, चक्रवात का जस्ट उल्टा होता है। दैट मीन्स अगर हम इसके प्रति चक्रवात के दिशा की बात करेंगे, किसके प्रति चक्रवात की अगर हम दिशा की बात करेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में इसका दिशा कैसा हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसका क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में इसका कैसा हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, इतना डिस्कशन इस पॉइंट के लिए पर्याप्त है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा चक्रवात कहाँ कहाँ पे आता है, कौन कौन सा चक्रवात है और कहाँ कहाँ पे आता है। ठीक है,
तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या आता है। तो ऑस्ट्रेलिया में आपका विली विली आता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या चीज़ आता है आपका विली विली आता है। विली विली आता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। हरिकेन कहाँ पे आता है, हरिकेन आपका आता है कैरेबियन द्वीप समूह में। हरिकेन कहाँ आता है, कैरेबियन द्वीप समूह में। हरिकेन कहाँ आता है, कैरेबियन द्वीप समूह में। कैरेबियन द्वीप समूह कहाँ है, वेस्ट इंडीज़ के पास, अमेरिका के जस्ट बगल में, फ्लोरिडा के नीचे में है। फ्लोरिडा के नीचे में है आपका कैरेबियन द्वीप समूह, ठीक है ना, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ है, जमैका वमैका वाला एरिया उसी सब के आसपास में है। तो वहीं पे आता है कौन सा, हैरिकेन आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं नेक्स्ट दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में क्या आता है, टार्नेडो। टार्नेडो कहाँ आता है, अमेरिका में आता है, सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून आता है। टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर लिख सकता है, या फिर लिख देगा आपको चीन सागर, ठीक है, चीन सागर में भी टाइफून आता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर लिख सकता है, चलिए लिख लेते हैं 1 मिनट। एक्चुअली आता है आपका प्रशांत महासागर में, आता है कहाँ पे, प्रशांत महासागर में, ठीक है। प्रशांत महासागर क्या चाहिए, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहाँ पर आएगा, फिलीपींस द्वीप के समूह, फिलीपींस जो द्वीप समूह है ना वहाँ पे। और फिलीपींस द्वीप समूह है कहाँ पे, तो चीन सागर में। कहाँ पर है, चीन सागर में। इसलिए आपका ऑप्शन बहुत ज़्यादा दे सकता है। टाइफून में आपको ऑप्शन दे देगा पहला, पश्चिमी प्रशांत महासागर में भी आता है, ठीक है, चीन सागर में भी आता है, फिलीपींस द्वीप समूह के भी पास आता है। तो ठीक है, सबका सब में कहाँ से आता है, टाइफून आता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में इसको चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में क्या चीज़ कहा जाता है, इसको साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन कहा जाता है कहाँ पे, साइक्लोन कहा जाता है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में इसको क्या चीज़ कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है। बस इतना पॉइंट मेरे ख्याल से पर्याप्त है। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नहीं है, शीतोष्ण मरुस्थल इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, कुछ सिनोरन, ठीक है। अब आंसर तो हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल्स का कि मरुस्थल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थल का। मरुस्थल, तो देखो मरुस्थल का दो शब्द से मिलकर बना है, एक होता है मरु और एक होता है स्थल। एक हो गया मरु और एक हो गया स्थल। मरु का मतलब क्या होता है, मरा हुआ। और स्थल का मतलब भूमि, मतलब वैसा भूमि जिसका पैदावार कितना हो, 0 हो, वहाँ पे कुछ भी पैदा ना होता हो, वैसा भूमि जहाँ पे कुछ भी पैदा ना होता, उसको क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब आता है क्या, मरुस्थल, 1 मिनट यार इसी को जूम करते हैं, हाँ ठीक है। अब क्या चीज़ करते हैं, अब आता है क्या, मरुस्थल के बारे में, ठीक है। ये मरुस्थल देखो 2 टाइप का हो सकता है। एक आपका शीत मरुस्थल हो सकता है, और एक आपका क्या हो सकता है, गर्म मरुस्थल हो सकता है, ठीक है। शीत मरुस्थल क्या हो गया, ठंडा मरुस्थल, जहाँ पे सालों भर बर्फ़ जमा रहता है, जैसे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, ठीक हो गया। अंटार्कटिका हो गया, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमा रहता है। और आप बोल सकते हैं कौन सा, साइबेरिया। साइबेरिया भी क्या चाहिए, यहाँ पे भी सालों भर बर्फ़ जमा रहता है। तो ये सब आता है किसके अंदर में, ये सब आएगा क्या चाहिए, शीत मरुस्थल के अंदर में, ठीक है। अब बात करेंगे गर्म मरुस्थल का। अब बात करेंगे किसका, गर्म मरुस्थल का। तो गर्म मरुस्थल में कौन कौन आ जाएगा, जहाँ पे सालों भर गर्मी पड़ता है, जैसे सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल सालों भर गर्मी पड़ता है। अपना राजस्थान थार मरुस्थल, ठीक है, गोबी मरुस्थल, ठीक है। ऐसा सब क्या चाहिए आपका, गर्म मरुस्थल है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अभी इसी में और पॉइंट देखते हैं। इसमें थोड़ा सा छोटा करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इसी में देखते हैं अभी और, ठीक है। आप सबसे पहले थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। जैसे गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, गोबी कहाँ है आपका, चाइना और मंगोलिया के बीच में। चाइना, गोबी मरुस्थल कहाँ है आपका, ठीक तो है, चाइना और मंगोलिया के बीच में। मंगोलिया के बीच में, चाइना एंड मंगोलिया, ठीक है। देखो ये पेंटोगोनिया मरुस्थल कहाँ है आपका, यूएसए में है। पेंटोगोनिया मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, पेंटोगोनिया और आटाकामा, ये कहाँ है आपका, पेंटोगोनिया और आटाकामा मरुस्थल कहाँ है आपका, यूएसए में, ठीक है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, चाइना और मंगोलिया में। पेंटागोनिया मरुस्थल और आटाकामा मरुस्थल कहाँ है आपका, यूएसए में। नामीबिया कहाँ है, नामीबिया मरुस्थल कहाँ है पे, नामीब मरुस्थल नामीबिया में है। नामीबिया कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इतना मरुस्थल के बारे में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पॉइंट है। और अच्छा हाँ, मरुस्थल के बारे में आपको 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मरुस्थल के बारे में 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो मरुस्थल हमेशा बोल रहा है महाद्वीप के कहाँ पे, पश्चिमी भाग में। महाद्वीप के कहाँ पे, पश्चिमी भाग में। आप कभी भी किसी मरुस्थल को देख लीजिए, अपना थार राजस्थान को देख लीजिए, कहाँ पर है, कहाँ पर है, भारत के पश्चिमी साइड में है, ठीक है। तो जो भी मरुस्थल पाया जाएगा वो हमेशा महाद्वीप के कहाँ पे होगा, पश्चिमी साइड में होगा, महाद्वीप के पश्चिमी साइड में होगा। साथ ही साथ
साथ ही साथ ये बोल रहा है कि 10 डिग्री उत्तरी से लेकर के 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाएगा। ये दो कंडीशन है। अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये दो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में। साथ ही साथ 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि 5 देशों की राजधानी से गुजरती है। भाई मैंने कल ही बताया ये क्वेश्चन क्या था, ये डेन्यूब नदी। ठीक है, डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी का अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेन्यूब नदी के बारे में। चलो आ ही गया तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मतलब निकलता कहाँ से है ये आदमी, इसका उद्गम होता है कहाँ से, ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट में बोल रहा है कि कहाँ पे जाके मिलता है, तो ये मिल जाता है कहाँ पे, काला सागर में। कहाँ पे मिल जाता है, काला सागर में। ठीक है, कहाँ पर इसका ये उत्पत्ति इसका कहाँ पर होता है, ब्लैक फॉरेस्ट में। मिलता कहाँ पर है, काला सागर में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि 5 देश की राजधानी से होकर गुजरता है, तो भैया वो 5 गो देश कौन सा, 1 2 3 4 5, वो 5 देश कौन सा है, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा देश आता है आपका, बुखारेस्ट आता है। बुखारेस्ट से होकर के निकलता है। बुखारेस्ट के बाद आता है आपका बुडापेस्ट। तो इसमें पूरा एग्जैक्ट लिखाता नहीं भाई। एक आता है आपका ये बेलग्रेड, सबका नाम बस ही है बेलग्रेड। एक आता है बियाना। ठीक है, और एक आता है कौन सा आपका, ब्रातिस्ताबा। ठीक है, बेलग्रेड बुडापेस्ट बियाना, बुखारेस्ट और ब्रातिस्ताबा। ठीक है, डेन्यूब नदी निकलती है कहाँ से, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। मिलती है कहाँ पे जाकर के, काला सागर में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही है। अब एक कल मैंने एक पॉइंट और बताया था कि जो डेन्यूब नदी है पूरे यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो पहली सबसे बड़ी नदी है कौन सी, बोल्गाडॉन क्या चीज़ है, पूरे यूरोप की पहली सबसे बड़ी नदी है। दूसरा नदी कौन सा है, डेन्यूब। पहला बड़ी नदी कौन सा है, बोल्गा। ठीक है, यहाँ तक सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अरे यार ये तीनों क्वेश्चन पूरा डिस्कस वाला ही है। कौन सा द्वीप बोला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल में अगर आप सबसे बड़े की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है, फिलहाल इस ऑप्शन के अनुसार आ जाता है न्यू गिनिया सबसे बड़ा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नदी द्वीप का, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसको थोड़ा सा डिटेल से और देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को। अब बात करते हैं क्या चाहिए आपका, द्वीप की बात करते हैं, क्या चाहिए, द्वीप का। ठीक है, द्वीप का बात करते हैं। सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये आपका आ जाएगा कौन सा, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड का एरिया बहुत बड़ा है और इसको एकदम छोटा सा एरिया कौन सा, डेनमार्क। इस पर कब्जा किसका है, डेनमार्क का। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। इस पर कब्जा किसका है, डेनमार्क का। ठीक है, साथ ही साथ ये ग्रीनलैंड कहाँ पे पाया जाता है, मतलब किस महासागर का ये पार्ट है, तो ये है आपका अटलांटिक महासागर में। ये कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, ग्रीनलैंड। इस पे अधिकार किसका है, डेनमार्क का। हाँ, किस महासागर में पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखते हैं कि दूसरा नंबर पे कौन सा है। ठीक है, तो दूसरा नंबर पे कौन सा है, इसको देख लेते हैं। द्वीप हो गया कौन सा, सेकंड नंबर पे। तो सेकंड वाला कौन सा आ गया, पहला नंबर पे कौन था आपका, ग्रीनलैंड था। दूसरे नंबर पे आता है कौन सा, न्यू गिनिया। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, न्यू गिनी। दूसरा नंबर पे जो आता है वो कौन सा, न्यू गिनी है। न्यू गिनी कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत को मैं पी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, पहला आपका कौन सा था, ग्रीनलैंड था। कहाँ पाया गया था, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका था, डेनमार्क का। दूसरा कौन सा है, न्यू गिनी। कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, अब बोला कि तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका बोर्नियो। तीसरा हो जाएगा बोर्नियो है। बोर्नियो कहाँ पाया जाता है, हिंद महासागर में। ठीक है, पहले इस 3 पॉइंट को समझते हैं। चलो यहाँ पर से देख लेते हैं फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट पॉइंट है भाई, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट वाला कौन सा आपका था, ग्रीनलैंड था। ग्रीनलैंड कहाँ पे पाया जा रहा था,
ग्रीनलैंड कहाँ पे था? ग्रीनलैंड आपका कहाँ पे था? किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अब आपसे 3 क्वेश्चन है और पूछ सकता है कि अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है कि प्रशांत महासागर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हो जाएगा कौन सा? न्यू गिनिया। तीसरा पूछ सकता है कि हिंद महासागर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हो जाएगा कौन सा? बोर्नियो। हो गया। इतना पॉइंट्स आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। चौथा में कौन सा आता है? चौथा में आपका आ जाएगा मेडागास्कर। फोर्थ में आ जाएगा कौन सा? मेडागास्कर। मेडागास्कर, मेडागास्कर कहाँ? ये भी आपका हिंद महासागर में है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? डेनमार्क का अधिकार क्षेत्र वाला कौन सा? ग्रीनलैंड। कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में। दूसरा कौन सा है? न्यू गिनिया। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। तीसरा बोर्नियो, कहाँ पे? हिंद महासागर में। चौथा मेडागास्कर, कहाँ पे? हिंद महासागर में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है कि करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? जो करेबा भू आकृति है ना, एक्चुअली बहुत फेमस है ये। किसके लिए? केसर के उत्पादन के लिए, ठीक है। ये एक्चुअली कहाँ पाई जाती है? तो ये कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। कश्मीर में जो झील होते हैं ना, वो झील कैसे होते हैं? कभी कभी खंडित विखंडित होकर के, खंडित विखंडित होकर के, निक्षेप होकर के एक ऐसे होता है करेबा की आकृति में ढल जाते हैं। करेबा के कंकड़ बालू जैसा आकृति होता है, ठीक है। इसी में किसकी खेती की जाती है? तो केसर की खेती के लिए फेमस होता है। केसर एक उत्पाद है, आप जानते हैं, केसर की खेती के लिए, और जाफरान की खेती के लिए फेमस है। केसर और जाफरान की खेती के लिए फेमस है, ठीक है। केसर का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो केसर का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? वर्ती कागर खाते हैं। वर्ती कागर, वर्ती कागर क्या चीज़ होता है? जो पुष्प का जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसका एक पार्ट होता है वर्ती कागर, ठीक है। तो केसर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वर्ती कागर खाया जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? प्रशांत महासागर की कौन सी धारा इसमें से नहीं है, आपको ये बताना है। तो आता है क्या चीज़? कनारी धारा। तो कनारी धारा प्रशांत महासागर की है नहीं है, तो है किसकी? अटलांटिक महासागर की, ठीक है। प्रशांत महासागर की नहीं है तो है किसकी? अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर के, ठीक है। अब प्रशांत महासागर की कौन कौन सी धारा है, थोड़ा उसका देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की कौन कौन सी धारा है, जरा उसको देख लेते हैं। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं। हाँ, ठीक है। प्रशांत महासागर की धारा कौन कौन सी है? 1 मिनट यार। प्रशांत महासागर की धारा कौन कौन सी है? तो क्वेश्चन में ये बोला था कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? कनारी। कनारी किसकी है? अटलांटिक महासागर की है। तो कौन कौन सी प्रशांत महासागर की है? तो पहले देख लेते हैं लाइन से। प्रशांत महासागर की कौन है? प्राक्यू, कैली, अंटाभोल्ट। ये मेरा बनाया हुआ, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। प्राक्यू, कैली, अंटाभोल्ट। तो सबसे फर्स्ट में आपका कौन सा आ जाएगा? क्यूराल। क्यूराल, क्यूराल इसकी कौन से है? क्यूराल है, ठीक है। अंटा का आ जाएगा जी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। वोल्ट से हो जाएगा क्या चीज़? हमवोल्ट की धारा, हमवोल्ट की धारा, हमवोल्ट की धारा, ठीक है। उसके बाद प्राक्यू, कैली, और एक आता, हाँ, कैलिफोर्निया की धारा। ये 4 ठो। कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, प्राक्यू, कैली, अंटावोल्ट, ठीक है। प्रशांत महासागर का जो ठंडी जलधारा है उसका ट्रिक मैंने बना रखा है। क्या चीज़? 4 ठो है। प्राक्यू, क्यू से आएगा आपका क्यूराल की धारा। अब क्यूराल की धारा में ही दो ठो पॉइंट आ जाएगा। क्यूराल की धारा में 2 ठो आ जाएगा। ओएसिबो, एक आ जाएगा ओएसिबो, और एक आ जाएगा क्यूरोसिबो। ओएसिबो और क्यूरोसिबो, ठीक है। ओएसिबो और क्यूरोसिबो दोनों आ जाएगा क्यूराल में। इसके अलावा दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा हमवोल्ट की धारा, और चौथा कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जनगणना 2021 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, सॉरी 2011 के अनुसार, ठीक है ना, बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात है 918, और पूरे इंडिया का लिंगानुपात कितना है? 943। इंडिया का लिंगानुपात 943, बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार का क्या चीज़? सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? जिला गोपालगंज, जिला गोपालगंज, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? जिला गोपालगंज। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? जिला गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? जिला मुंगेर,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा साक्षरता की बात कर लेते हैं। बिहार का अगर हम ओवरऑल लिटरेसी की बात करें, बिहार के हम ओवरऑल लिटरेसी की बात करें, मतलब साक्षरता की बात करें, साक्षरता की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर से आता है क्या चीज़ कि 2-3 क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर से। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, फीमेल साक्षरता कहाँ है, मेल साक्षरता कहाँ है, सब आज देख लेते हैं। ओवरऑल साक्षरता आपका कितना है, तो 61.80%, 61 कितना 80% है ओवरऑल साक्षरता, ठीक है। अब आता है क्या चीज़ कि इसमें पुरुष साक्षरता कितना, मेल साक्षरता कितना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर से आता है 2 पॉइंट कि सबसे ज़्यादा बड़ा साक्षर, ठीक है, यहाँ से आता है 3-4 पॉइंट देख लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, बोल रहा है कि मैक्सिमम साक्षरता कहाँ पर है, ठीक है। और एक आता है मिनिमम साक्षरता कहाँ पर है, ठीक है। तो मैक्सिमम साक्षरता कहाँ पर है आपका, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम साक्षरता कहाँ आपका, रोहतास जिला में, जिला रोहतास, ठीक है। मैक्सिमम साक्षरता जिला रोहतास, ठीक है। मिनिमम साक्षरता कहाँ पर है, मिनिमम साक्षरता कहाँ पर है, सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, बताओ भाई। सबसे ज़्यादा साक्षरता तो आपका रोहतास में हो गया, ठीक है। अब सबसे कम साक्षरता में भी आ जाता है क्या चीज़, 2-2, 3-3 कंडीशंस, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। साक्षरता में हम बता दिए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ था, बिहार का। साक्षरता में बता दिए कि मैक्सिमम छात्र साक्षरता कहाँ पर आया, रोहतास में, ठीक है। अब देखो जैसे ही रोहतास है, यहाँ पे 3-4 पॉइंट और हो गया। मैक्सिमम पुरुष साक्षरता, अब मैक्सिमम में तो 2 हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता ये कहाँ पे, रोहतास में। सर्वाधिक महिला साक्षरता ये कहाँ पे, रोहतास में, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में, महिला साक्षरता रोहतास में, लेकिन कम वाला में डाटा चेंज हो जाएगा। कम वाला में क्या चीज़ हो जाता है, डाटा चेंज हो जाता है। तो कम, तो बोल रहा है कम में, बोल रहा है कि सबसे पुरुष का बोल रहा है सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे, पुरुष का सबसे कम साक्षरता कहाँ पे, पूर्णिया में। पुरुष का साक्षरता सबसे कम कहाँ पे, पूर्णिया में। और महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है, महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे, सहरसा में, ठीक है, सहरसा में। कोई दिक्कत, फिर से एक बार देख लेते हैं पूरा का पूरा ओवरऑल। बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना, 918। कोई दिक्कत। इंडिया का कितना, 943। पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पे, रोहतास में। ओवरऑल साक्षरता कितना, 61.80%। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पे, रोहतास में, ठीक है। अब सबसे कम वाला में बात करते हैं। सबसे कम वाला में पुरुष का सबसे कम साक्षरता, प से पुरुष प से पूर्णिया, कहाँ पे, पूर्णिया में, ठीक है। महिला का सबसे कम साक्षरता कहाँ पे, सॉरी सहरसा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। अच्छा, नहीं पूछ दिया। गोदावरी की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी दूध गंगा इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। इसकी सहायक नदी नहीं है। देखिए यहाँ पर से आप 2-3 नदी जो इंपॉर्टेंट है, एक आता है आपका गोदावरी, गोदावरी इसकी सहायक नदी, एक आता है कृष्णा इसकी सहायक नदी, और एक और गोदावरी और कृष्णा, और एक ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदी है, और इसकी सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर से बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन बच का वो क्या क्या है। बेनगंगा, पेनगंगा और इंद्रावती, बेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, बेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, ये किसका सहायक नदी है, ये है आपका गोदावरी का सहायक नदी। किसका, गोदावरी का सहायक नदी है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। बिहार में नहीं पाए जाने वाले वन कौन से वन जो बिहार में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो बिहार में मुख्य रूप से कौन सा वन पाया जाता है, पर्णपाती वन पाया जाता है, पर्णपाती वन पाया जाता है। बिहार में मुख्य रूप से पर्णपाती वन पाया जाता है। काहे पाया जाता है, काहे कि बिहार में वर्षा ही बहुत कम होता है। बिहार में जो वर्षा होता है वो 70 से लेकर कितना, मान के चलिए 120 सेंटीमीटर के आसपास तक होता है। एवरेज वर्षा कितना होता है, तो 112 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो पाया जाता है वन वो मुख्य रूप से पाया जाता है पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन पाया जाता है। और हमारे यहाँ जो वन कभी नहीं पाया जा सकता है वो कौन सा है, सदाबहार वन। सदाबहार वन कहाँ नहीं पाया जा सकता है, सदाबहार वन के लिए कम से कम वर्षा चाहिए कितना, 250 सेंटीमीटर, 200 से 250 सेंटीमीटर, ठीक है, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। भैया हमारे पास कोई ऐसा एरिया ही नहीं है जहाँ पे 250 सेंटीमीटर वर्षा होता है, तो सदाबहार वन तो हमारे यहाँ पाया नहीं जाएगा। पर्णपाती वन पाया जाएगा कि इसमें 70 से 120% तक वर्षा होता है। अगर आप देख लें सबसे इसमें 120 mm वर्षा कहाँ पे होता है, तो किशनगंज वाला एरिया में, और 70 mm वर्षा कहाँ होता है, तो पश्चिम चंपारण वाला एरिया में, ठीक है। तो अब होता है कि देखो जहाँ पे 70 mm वर्षा होगा वहाँ हो जाएगा कौन सा,
शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। और जहाँ 120 mm वर्षा होगा, जहाँ 120 mm वर्षा होगा वहाँ कौन सा हो जाएगा, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देख लेते हैं क्या चीज़, तराई वन। तराई वन कहाँ पाया जाता है, जो हमारा वो सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, कटिहार वाला एरिया है ना, ये जो अरे जो नेपाल के तराई वाला एरिया है यार, मुझे पूरे एग्जैक्ट नहीं आ रहा, जो नेपाल का जो तराई वाला एरिया है ना, ये हो गया आपका नेपाल। नेपाल से सटा हुआ जो बिहार का एरिया है, यहाँ पे तराई वन पाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा वन हमारे यहाँ बिहार में पाया जाता है, तो आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, तराई। और कौन सा नहीं पाया जाता, तो सदाबहार वन नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, अरे पुनपुन फतुहा में। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, तो फतुहा में मिलती है। अब आता है कि पुनपुन नदी निकलती कहाँ से है, तो पुनपुन नदी निकलती है आपका छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनेर में कौन सी नदी आके मिलती है, मनेर में आपके आकर के मिलती है कौन सी, सोन नदी। मनेर में कौन सी नदी मिलती है, सोन नदी, ठीक है। सोनपुर में कौन सी नदी मिलती है तो सोनपुर में मिलती है कौन सी आपकी, गंडक नदी। 1 मिनट, सोनपुर में कौन सी नदी मिलती है, गंडक नदी। रे थोड़ा सा इसको, ठीक है फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं। अरे यार अभी ही 26 मिनट हो गया, बहुत लंबा वीडियो जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रागी के उत्पादन में बोल रहा है बिहार का स्थान केमा है, तो रागी कहते हैं किसको, जैसे ही आप ये जानोगे आपको पता चल जाएगा आंसर। रागी कहते हैं महुआ को, महुआ के उत्पादन में बिहार टॉप पर रहता है, तो दारू यहाँ बनता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ठीक है, तो सैंडल पीक है। सैंडल पीक का हाइट है कितना, 730 मीटर, ठीक है। सैंडल पीक का हाइट है कितना, 730 मीटर, 730 मीटर, ठीक है। अंडमान निकोबार का, अब अंडमान निकोबार पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सब कुछ छोड़ना ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अंडमान निकोबार पे, ठीक है। देखो अंडमान निकोबार में आप सबसे पहले चल जाओगे, सबसे लास्ट में था आपका उत्तरी अंडमान आ जाएगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, इसको यार पहले साफ़ करने दो थोड़ा, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि इसका अंडमान की बात करते हैं। अंडमान को आप कर सकते हैं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है। ये हो गया मध्य अंडमान, ये हो गया आपका दक्षिणी अंडमान, यहाँ पर आ जाएगा कार निकोबार, इसके बाद आ जाएगा जी ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार आ जाएगा, ठीक है। सब के अब हम ये पीक की बात कर लेते हैं, ठीक है, सबसे जो उच्चतम ठीक है, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान पे कौन सा पाया जाता है, आपके यहाँ पे पाया जाता है सैंडल पीक, सैंडल पीक पाया जाता है, कहाँ पे, उत्तरी अंडमान पे कौन सा पाया जाता है, सैंडल पीक, ठीक है। मध्य अंडमान पे क्या चीज़ पाया जाता है, मध्य अंडमान पे पाता है ये C नंबर वाला माउंट डिओबोली, माउंट डिओबोली, मध्य अंडमान पे पाया जाता है माउंट डिओबोली, ठीक है। दक्षिणी अंडमान पे क्या चीज़ पाया जाता है, हैरियट कह सकते हैं, या फिर आप इसको कोयोबो कह सकते हैं, माउंट हैरियट या माउंट कोयोबो, हैरियट लिख देता हूँ मैं। माउंट हैरियट कहाँ पाया जाता है, या माउंट कायोबो, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। कार अंडमान में कुछ पाया जाता है, तो कार अंडमान में कुछ नहीं पाया जाता है, मतलब है पर्वत छोटा मोटा है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कौन सा, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में कौन सी पाया जाता है, माउंट थुलियर, माउंट थुलियर कौन पाया जाता है, माउंट थुलियर पाया जाता है, सही है। इसके बाद 2 क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है। अंडमान निकोबार में पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, उत्तरी अंडमान में कौन सा पाया गया, उत्तरी अंडमान में कौन सा, सैंडल पीक, हाइट कितना है, 750 मीटर, ठीक है। हाइट बस एक का ही याद रखना है। मध्य अंडमान में कौन सा, माउंट डिओबो, ठीक है, माउंट डिओवाली, ठीक है, माउंट डिओवाली, ठीक है। मध्य अंडमान में माउंट डिओवाली, ठीक है। दक्षिणी अंडमान में माउंट हेरियट, ठीक है। कार निकोबार, कार में कुछ नहीं है। ग्रेट निकोबार में कुछ है, माउंट थुलियर, माउंट थुलियर कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में, ठीक है, आज तक सही है। अब इसमें से क्या जो होता है, एक क्वेश्चन और पूछ देता है, एक क्वेश्चन क्या पूछ देता है ना कि देखो अंडमान हो गया, अंडमान द्वीप समूह। अब आता है क्या, उत्तरी अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इसमें से बोल रहा है कि नरकोंडम कहाँ पे रहता है, और वैरन, नरकोंडम और वैरन 2 ठो ज्वालामुखी द्वीप है भारत का। तो नरकोंडम कहाँ रहता है, तो उत्तरी अंडमान में, ये वेरीफाई किया हुआ विकिपीडिया से, ठीक है। नरकोंडम कहाँ रहता है, उत्तरी अंडमान में। ये क्वेश्चन एक बार आया था यूपीएससी में, और एक बार एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो नरकोंडम कहाँ रहता है, तो नरकोंडम रहता है कहाँ पे आपका, उत्तरी अंडमान में, ठीक है। और दक्षिणी अंडमान में क्या चीज़ रहता है, बैरन रहता है। बैरन कहाँ रहता है, सॉरी बैरन रहता है मध्य अंडमान में, ठीक है। बैरन रहता है कहाँ पे, मध्य अंडमान में, ठीक है। अब ये जो मध्य अंडमान वाला है ना, ये क्या चीज़ आपका, एक्टिव वोल्केनो है। ये क्या चीज़ आपका, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, ये एक्टिव है। और ये वाला कैसा है आपका, सुसुप्त वोल्केनो है, सुसुप्त है, सुसुप्त, सोया हुआ वोल्केनो, ठीक है।
इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है जनरली, इतना बहुत है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी 8 डिग्री किसके मध्य स्थित है। अरे यार वो तो उसी ग्राफ से बता देते हैं। 8 डिग्री किसके मध्य स्थित है। 8 डिग्री जो चैनल है वो किसके मध्य स्थित है, तो मालदीव मणिकाय के मध्य। ठीक है, 8 डिग्री। ओ भाई रुको यार 1 मिनट, मेरा सेटिंग हमको चेंज करने दो थोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम क्या बता रहे थे, ये 8 डिग्री, 8 डिग्री किसके किसके मध्य है, मालदीव मणिकाय के मध्य में। मालदीव मणिकाय के मध्य में कितना, 8 डिग्री। ठीक है, लक्षद्वीप मणिकाय के बीच में कितना, 9 डिग्री। ठीक है, छोटा अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में कितना, 10 डिग्री, 10 डिग्री। ठीक है, अब आता है तुम्हारा 11 डिग्री, कहाँ पर है, अमीनी द्वीप। कहाँ पे, अमीनी द्वीप और कन्नौर द्वीप। कौन सा, अमीनी द्वीप और कन्नौर द्वीप, अमीनी द्वीप एंड कन्नौर द्वीप। ठीक है ना, कन्नौर द्वीप के बीच में, अमीनी द्वीप और कन्नौर द्वीप के बीच में कौन सा है, 11 डिग्री अंडमान। ठीक है, अब एक में और जब आप पढ़ोगे लूसेंट को थोड़ा सा डिटेल से, तो आपको एक और आ जाएगा कितना, 16 डिग्री। कितना आ जाएगा देखो, देखने के लिए 16 डिग्री। कहाँ पे, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करता है। कहाँ पे, गोवा के पास। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। देखिए आप इंडिया को आप इस तरह से देखेंगे ना, तो उत्तरी सह्याद्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर है गोवा। गोवा को यहाँ पे क्या चाहिए, 16 डिग्री क्रॉस करता है। इसको बांट देता है उत्तरी सह्याद्री में और इसको बांट देता है क्या चाहिए, दक्षिणी सह्याद्री में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है, तो ये जीता है किसने, मध्य प्रदेश ने। रणजी ट्रॉफी को कौन जीता है, मध्य प्रदेश जीता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार कर लिया था, अपने सबसे प्रियतम से कौन सा, आनंद के वजह से। ठीक, आनंद के कहने पे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। कब हुआ था, 583 में, सॉरी 563 में। कब हुआ था तुम्हारा, 563 में। मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनारा में। कुशीनारा में कैसे हुआ था, डेथ हुआ था। कब हुआ था, 483 में। टोटल कितना साल जिए थे, 80 साल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या जी, नेक्स्ट है तुर्काए चहलगानी का निर्माण किसने किया था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन, इल्तुतमिश ने। किसने किया था, इल्तुतमिश ने। ये 40 सरदारों का एक समूह होता था। ठीक है, तुर्काए चहलगानी मतलब 40 सरदारों का एक समूह जो मिल करके प्रशासन को चलाते थे। तो ये बनाया था किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इसको इंड किया था किसने, बलबन ने। बलबन ने क्या किया था, इसको ख़त्म कर दिया था, यानी इसको एबॉलिश कर दिया था, इंड कर दिया था। ठीक है, चलाया था किसने, इल्तुतमिश ने। ख़त्म किसने किया था, बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मज्म उल बहरीन, 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी, 1 मिनट, किसने की थी। ठीक है, एक बुक है एक्चुअली, ये बुक है, तो इस बुक को किसने लिखा था ये बात बता रहा है। ठीक है, मज्म उल बहरीन, ये सब बुक को किसने लिखा था, तो दारा सिकोह ने लिखा था। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, सब कौन लिखा था, सब दारा सिकोह लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़, बम्बई का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। बम्बई का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, गेराल्ड अंगियार को। ठीक है, जॉब चार्नॉक किसको बसाया था, कोलकाता को। जॉब चार्नॉक किसको बसाया था, कोलकाता को। फ्रांसीसी डे किसको बसाया था, मद्रास को। ठीक है, मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ की छावनी से। कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ की छावनी से। कब हुई थी आपका, 10 मई 1857 को, 1857 को। ठीक है, किसके द्वारा, तो 20 नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा, 20 नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली देखो ये 1857 की क्रांति तो हुआ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था, जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये परिवर्तन क्या किया गया था, सैन्य संगठन में परिवर्तन किसमें किया गया था, किसमें, सैन्य संगठन में। सैन्य संगठन में परिवर्तन किया गया था। इसके लिए एक आयोग बनाया गया था, कौन सा, पील कमीशन। इसके लिए एक आयोग बना था, कौन सा, पील आयोग बनाया गया था, यानी पील कमीशन बनाया गया था। ठीक है, इस पील कमीशन क्या किया था कि सेना का पुनर्गठन कर दिया था। ये क्या किया था ना, पील कमीशन क्या किया, सेना का पुनर्गठन कर दिया। पुनर्गठन कैसे कैसे कर दिया भैया, तो बंगाल साइड में। तो बंगाल साइड में चूंकि देखो विद्रोह कहाँ से उठा था, बंगाल से। बंगाल से विद्रोह उठा था, तो यहाँ पे क्या कर दिया था कि 1 भारतीय पे 2 अंग्रेज सैनिक। तो यहाँ पर रेशियो कितना था, 2:1 का रेशियो। यहाँ पे रेशियो कितना का रखा था, 2:1 का रेशियो, मतलब 2 अंग्रेज पे 2 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज सैनिक। ठीक है, कहाँ पे रखा था, बंगाल में। ठीक है, जबकि देखो बम्बई और मद्रास में, बम्बई में और मद्रास में यहाँ पे क्या हुआ था, और बोबाल, यहाँ बोबाल और ज़्यादा हुआ था। तो यहाँ पे बंगाल में चूँकि बोबाल ज़्यादा हुआ था, इसलिए क्या चीज़ रखा था, 2 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज सैनिक रखा था। लेकिन बम्बई और मद्रास उपेक्षाकृत क्या चीज़ था, शांत था, इसलिए यहाँ पे क्या चीज़ किया था कि
2.5 गो पर, मतलब 2.5 गो भारतीय सैनिक पर 1 गो रखा था, तो 5 गो भारतीय सैनिक पर कितना हो गया, 2 गो हो गया। ठीक है, 5:2 का रेशियो रह गया। ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी। 1835 का जो ये है ना मैकाले मेमोरेंडम, उसने लिखा था। ठीक है, शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। इसने क्या किया था, कहा था कि भारतीय संस्कृति में शिक्षा नहीं देना है, भारतीय लैंग्वेज में शिक्षा नहीं देना है। ठीक है, ये शिक्षा का मेन माध्यम क्या कर दिया था, इंग्लिश मीडियम कर दिया था। इंग्लिश मीडियम उसी टाइम से शुरू कर दिया था। ठीक है, आगरा बोल रहा है किस नदी के किनारे है, तो आगरा यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, सरयू नदी के किनारे कौन सा भैया, आपका अयोध्या। गोमती नदी के किनारे कौन सा, आपका लखनऊ, LKO लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बोल रहा है न्यू इंडिया किसने लिखा था। देखो, न्यू इंडिया यंग इंडिया दोनों बहुत कंफ्यूज करता है। न्यू इंडिया किसने लिखा था, एनी बेसेंट ने। यंग इंडिया किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने। न्यू इंडिया किसने लिखा था, एनी बेसेंट ने। ठीक है, इसके अलावा देखो सच्चिदानंद सिन्हा ने भी एक चीज़ लिखा था, क्या चीज़, सर्च लाइट। सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या चीज़ लिखा था, स से सच्चिदानंद सिन्हा और स से सर्च लाइट। सर्च लाइट किसने लिखा था, सच्चिदानंद सिन्हा ने। और बाल गंगाधर कृष्ण तिलक ने किसने लिखा था, केसरी लिखा था। और लिखा था कौन सा, मराठा। केसरी और मराठा। मराठा किस में था, इंग्लिश में, और ये था किस में, मराठी में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 महासचिव कौन थे। देखो, महासचिव A.O. ह्यूम थे। 1885 से लेकर के जब तक ये जिंदा रहे, ठीक है, तब तक क्या चाहिए, ये महासचिव ही रहते। एको बार ये अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बोला किस पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हरा करके थॉमस कप जीत लिया। तो थॉमस कप जीता, जिंदगी में पहली बार कौन जीता, भारत जीता है। ठीक है, थॉमस कप कौन जीता, भारत जीता फर्स्ट बार। किसको हरा करके, इंडोनेशिया को हरा करके। ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। देखो, मुद्रास्फीति का मतलब होता है क्या चीज़, मनी का वैल्यू डाउन हो जाना। मनी का वैल्यू कितना हो जाना, डाउन हो जाना। दैट मीन्स जैसे देखिए, जैसे क्या चीज़ होता है, किसको फ़ायदा होता है भी आप खुद समझ लेना। ठीक है ना, जैसे अभी आप एक जो पेन है अग्नि जेल का, अभी एक जो पेन है वो खरीद रहे थे कितना, अभी आप खरीद रहे हो मान लेते हैं 5 रुपया में। ठीक है, आज से 2 साल पहले इसके पेन का रेट कितना था, 3 रुपया था। 3 रुपया था। तो मान लीजिए आज से 2 साल पहले किसी को आप 10,000 रुपया रेंट दिए, 10,000 रुपया उसको लोन दिए थे। ठीक है, और आज से 2 साल पहले आप उसको दिए थे 10,000 रुपया लोन, और आज वो आपको 10,000 रुपया लौटा रहा है। तो ये बताओ कि कल 10,000 का वैल्यू और आज 10,000 का वैल्यू क्या सेम है। पहले 10,000 रुपया में मान लेते हैं आप एक ट्रैक्टर ईंटा ला पाते थे, तो आज वही ईंटा 16,000 रुपया में आ रहा है। ठीक है, एक ट्रैक्टर ईंटा। तो क्या चीज़ हुआ, मनी का वैल्यू कम गया। फायदा किसको हुआ, जो कर्जा लिया था। फायदा किसको हुआ, जो कर्जा लिया था। तो मुद्रास्फीति में लाभ किसको होता है, जो कर्जा लेता है, यानी ऋणी को लाभ होता है। लॉस किसको होता है, ऋणदाता को। लॉस किसको होता है, ऋणदाता को, उपभोक्ता को, पेंशन वर्ग को, ये सबको क्या चीज़ होता है, लॉस होता है। प्रॉफिट किसको होता है, ऋणी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, UAE में। कहाँ पे किया जाएगा, UAE में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन मिलता है। ठीक है, देखो वन से एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए वन से 6-7 क्वेश्चन सबको लपेट देते हैं एक ही बार में। ठीक है, अब फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन पूछा है, तो प्रतिशत वन रहेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मिजोरम में। ठीक है, नॉर्मल अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो पूछेगा सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, मैक्सिमम आपका वन बोल रहा है क्या, एरिया के अनुसार था, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मिनिमम कहाँ है, तो मिनिमम है कहाँ पे, हरियाणा में। मिनिमम है कहाँ पे, हरियाणा में। मैक्सिमम कहाँ है, मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में बोल देगा कि मैक्सिमम कहाँ है, तो मिजोरम में। प्रतिशत में मैक्सिमम बोलेगा कहाँ पर है, तो मिजोरम में। प्रतिशत में मैक्सिमम कहाँ पर है, मिजोरम में। लिख देते हैं मैक्सिमम इन परसेंटेज। ठीक है, कहाँ पर है, मिजोरम में। और एक क्वेश्चन इसमें और बच गया कि किस यूटी में मैक्सिमम है, किस यूटीज़ में, मतलब किसको क्या बोलते हैं, यूटीज़ को, केंद्र शासित प्रदेश, किस यूटीज़ में मैक्सिमम है। तो ये आपका है क्या चीज़, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कितना अप्रॉक्स 90% वन। सही है, चारों क्वेश्चन लपटा गया। ठीक है,
सबसे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके भौगोलिक क्षेत्र पे सर्वाधिक वन है, तो सर्वाधिक वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत सर्वाधिक वन है कहाँ पे? मिजोरम में। सबसे कम वन है कहाँ पे? हरियाणा में। और किस यूटी में सबसे ज़्यादा वन है? तो वो है लक्षद्वीप में। यहाँ तक सही है, ठीक है। अब जो वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट हर 2 साल पे आता है। वन रिपोर्ट पे कितना होता है? 2 ईयरली है। पहले आया था 2019 में, फिर आया कब? 2021 में, ठीक है, सही है। वन नीति बोल रहा है कौन सा? वन नीति 1986 बोलता है कि कम से कम 1986 बोलता है कम से कम 33% एरिया पे क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। कितना परसेंट पे? 33% एरिया पर एटलीस्ट वन होना चाहिए। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 1976 में। पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 1976 में, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या नीति कितना पे चल रहा है? 2000 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? नेपाल। पहला देश है नेपाल। दूसरा देश कौन बन गया? भूटान। पहला कौन है? नेपाल। दूसरा कौन है? भूटान, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर को, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भैया? सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 32। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो सर्वाहारी जंतु उत्पादक में नहीं, प्राथमिक में नहीं, द्वितीयक में आते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सर्वाहारी जंतु किस में आते हैं? द्वितीयक श्रेणी में आते हैं, ठीक है। सर्वाहारी का मतलब जो कि प्राथमिक भी खाता है, ठीक है, और जो उत्पादक को भी खा जाता है। प्राथमिक कहने का मतलब मुर्गा को खाता है, उत्पादक कहने का मतलब साग सब्जी खाता है, ठीक है। तो हो गया क्या चीज़? द्वितीय उपभोक्ता, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या चाहिए? बिहार में अधिकतम औसत वर्षा कहाँ पे होती है? किस जिले में होती है? तो बिहार में जो अधिकतम औसत वर्षा वो कहाँ पे होती है? किशनगंज में होती है, ठीक है। औसत वर्षा होती कितना है? तो 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पे होती है यार? 112 अच्छा से दिखा नहीं। 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? किशनगंज में होती है सबसे ज़्यादा। सबसे कम कहाँ पे होती है? तो सबसे कम होती है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में क्या चीज़ होती है? मिनिमम होती है। औरंगाबाद में कितना होता है? मिनिमम। मैक्सिमम कहाँ होता है? किशनगंज में। किशनगंज में कितना होता है? मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, इसमें गया एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो गया पर भी एक जिक्र कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा गर्म जगह बिहार में, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? तो गया में। सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ता है? तो गया में, ठीक है। हो गया चारों क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कवक या फफूंदी द्वारा कौन सा रोग होता है? तो दाद। कवक या फफूंदी के द्वारा क्या चीज़ होता है? दाद होता है, ठीक है। मिर्गी और लकवा ये सब क्या चीज़ है? ये हमारे इसको क्या चीज़ कहते हैं यार? ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। होता है किसके द्वारा है? वायरस के द्वारा। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। और ये क्या चीज़ है? तुम्हारा बैक्टीरियल डिजीज है, गंदा पानी वानी से पीने से होता है, ठीक है। जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा नहीं, ठीक है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो देखो, बीज का सर्वोत्तम परीक्षण करना है, ठीक है, परिरक्षण करना। तो सबसे पहली बात कि अगर नमी रखेंगे तो बीजवा अंकुरित हो जाएगा। तो आर्द्र वाला तो पहले ही काट दो, आर्द्र वाला पहले ही कट गया। अब बोला कि गर्म शुष्क होना चाहिए कि ठंडा शुष्क होना चाहिए, ठीक है। तो गर्म शुष्क रखेंगे तो फफूंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ठंडा शुष्क रखेंगे। कैसा रखेंगे? ऑप्शन नंबर सी, ठंडा शुष्क, ठीक है। ठंडा शुष्क होना चाहिए। वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? वैश्विक तापन का मतलब है क्या चीज़? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो क्या होगा? बर्फ़ पिघलेगा। बर्फ़ पिघलेगा तो क्या चीज़ होगा? समुद्र के स्तर में वृद्धि होगा। तो ई वाला तो होगा, ठीक है। अब जब समुद्र का जब लेयर बदलेगा तो फसल का स्वरूप भी तो बदल जाएगा। फसल सड़ जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा भी होगा। और तीसरा होता है कि द्वीपीय देशों को खतरा होगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो मालदीव डूब जाएगा। सबसे पहले हमारा क्या चाहिए? मालदीव डूब जाएगा पूरी तरह से। मालदीव बहुत नीचे में है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 37। तो लोलक का आवर्तकाल टी इसका 2 देख लो ना, 2π√L/g। 2π√L/g किस पे निर्भर किया? लेंथ पे। किस पे निर्भर किया? लेंथ पे। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर जी रहता है यहाँ पर कि ग्रेविटी गुरुत्व पे है तो उस पर भी देते हैं, पर ऑप्शन के अनुसार क्या चीज़? लेंथ पे निर्भर कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है काहे? द्रव का पृष्ठ तनाव के वजह से, ठीक है। प्रकाश तरंग के वायु के कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? देख लो, प्रकाश तरंग जब, एक मिनट, प्रकाश तरंग जब वायु के यहाँ पे जाएगा ना, ठीक है, प्रकाश तरंग के वायु के कांच में जाने पर, वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तन होता है? देखो, वायु से जब कांच में जाएगा, कुछ भी परिवर्तन हो चाहे तो ना हो, उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब आवृत्ति नहीं होगा। तो आवृत्ति खत्म, आवृत्ति खत्म, आवृत्ति खत्म। 3 ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। बचा कौन सा? तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन नहीं होगा। सॉरी, तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होगा, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है हमेशा। नेक्स्ट कीजिए। रासायनिक रूप से सूखा वर्ष क्या चीज़ है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक तो है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या चाहिए, बेकिंग है ना, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या चाहिए, NaHCO3। वाशिंग सोडा का क्या चाहिए, Na2CO3। ये किसका है, वाशिंग सोडा का, वाशिंग सोडा को चाहिए Na2CO3 और बेकिंग सोडा कौन है, NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है, अरे रुक जाए यार, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है, संवेग नहीं है, वेग नहीं है, कोणीय संवेग नहीं है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या चाहिए, अदिश राशि है। द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, दूरी दूरी, अरे अदिश राशि बोलते हैं ना जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो दूरी हो गया, अरे डिलीट ही करो यार इसको। ठीक है, इसका आंसर क्या चाहिए, द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान के अलावा बात करें और कोई, तो आप दूरी ले लो, इसके अलावा आयतन ले लो, आयतन, आयतन के अलावा क्या चीज़ ले सकते हैं, चाल ले सकते हैं, घनत्व ले सकते हैं, घनत्व हो गया, विद्युत हो गया, विद्युत धारा, कार्य हो गया, ये सब क्या चाहिए आपका, अदिश राशि है। ठीक है, इससे मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है, चमगादड़, हाँ है, एकमात्र उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़, समुद्री गाय है, समुद्री सिंह है। ठीक है, ये तीनों के तीन है। एक्चुअली समुद्री सिंह किसको कहते हैं, सील को कहते हैं, बहुत बड़ा आकृति का होता है, सील घास खाता है। समुद्री गाय किसको कहते हैं, इसको डुडोंग को कहते हैं, डुडोंग को क्या कहते हैं, समुद्री गाय कहते हैं, ये दोनों घास खाता है। ठीक है, चमगादड़ उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी, मतलब ऑल ऑफ दीज इसका रह जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है, मांसाहारी कीटभक्षी पौधा कौन सा है, तो मांसाहारी कीटभक्षी पौधा कौन सा है, घटपर्णी है। अब बात आता है कि यार कि ये कीटवा को खाता कहाँ है, जो मांसाहारी पौधा है वो कीट को क्यों खाता है। देखो, या तो आप आदमी की बात कर दो, या तो आप मैन की बात कर दो, ह्यूमन की आप बात कर दो, प्लांट का। ठीक है, सबको विकास के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन, सबको विकास के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन। ठीक है, अब आदमी तो प्रोटीन बना लेता है, आदमी तो प्रोटीन बना लेता है, पर ये पौधा प्रोटीन कैसे बनाएगा। तो पौधा के लिए प्रोटीन का काम कौन सा करता है, नाइट्रेट करता है, यानी नाइट्रोजन करता है। पौधा के लिए प्रोटीन का काम कौन सा करता है, नाइट्रोजन करता है। पौधा के लिए प्रोटीन का काम कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। और इसी नाइट्रोजन के कमी को पूरा करने के लिए क्या चीज़ करता है, ये कीट उट को खाता है। ठीक है, जो मांसाहारी कीटभक्षी पौधा होता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या चीज़ करता है, कीट को खाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती है, 28 गो। कैसे कैसे, 14 गो आपका फेस पे, 14 गो आपका फेस पे, एक कान में 3 गो, तो 2 कान में 6 गो, तो 6 गो हो गया तुम्हारा कौन सा, कान वाला, 6 गो होगा कान का, 14 6 20 गो, और 8 गो खोपड़ी के क्रेनियम में, क्रेनियम में 8 गो। ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 28 गो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पायरोडॉक्सिन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, पायरोडॉक्सिन किसे कहा जाता है, किस विटामिन को कहा जाता है, पायरोडॉक्सिन। तो पायरोडॉक्सिन किसे कहा जाता है, विटामिन B6 को। पायरोडॉक्सिन किसे कहा जाता है, विटामिन B6 को। ठीक है, विटामिन B2 को क्या चीज़ कहा जाता है, राइबोफ्लोवोमिन। ठीक है, विटामिन K को क्या चीज़ कहा जाता है, तो विटामिन K को कहा जाता है फ्लोकेबिनन। कैसे लिखें यार, फ्लोकेबिनन। ठीक है, FLOW लिख देते हैं, फ्लोकेबिनन। ठीक है, विटामिन D को क्या चीज़ कहा जाता है, विटामिन D को कहा जाता है क्या चीज़, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब एक दो को और देख लेते हैं। विटामिन A को कहते हैं क्या चीज़, रेटिनॉल। विटामिन E को कहते हैं, विटामिन E को क्या चीज़ कहते हैं, टेकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन 3 4 और पूछता है। इसमें जो दूसरा का जो 3 4 5 क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है कि विटामिन डी के कमी से, किसके कमी से, विटामिन डी के कमी से बच्चा में कौन सा रोग, वयस्क में कौन सा रोग। तो अगर हम बच्चा की बात करेंगे तो बच्चा में हो जाता है क्या चाहिए, रिकेटस होता है किसमें, बच्चा में। पर अगर हम वयस्क की बात करेंगे तो वयस्क में कौन सा बीमारी हो जाता है, तो वयस्क में होता है अष्टोमलेशिया हो जाता है। इसमें कौन सा हो जाता है, अष्टोमलेशिया हो जाता है। वयस्क में अलग बीमारी, बच्चा में अलग बीमारी। ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक बहुत है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी एवं लेंस का प्रकृति क्या चीज़ होगा। तो देखो, लेंस की क्षमता बराबर होता है क्या चीज़, 1/f होता है। ठीक है, तो 1/1 बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा क्षमता दिया है, उल्टा थोड़ा सा गलती हो गया।
देखो लेंस की क्षमता बराबर क्या चाहिए होता है, 1/m होता है। ये क्षमता बराबर 1 दे दिया तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतना तो तय है कि 1 मीटर होगा, तो 1 मीटर। अब बोल रहा है कि देखो चूंकि ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है इसलिए कौन सा लेंस, उत्तर लेंस, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रुक जा भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, यदि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूची। वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। मौलिक अधिकार भाग 3, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 4 का 1, ठीक है। आपात उपबंध भाग 20 भाग 18, आपात उपबंध कौन सा है, भाग 18, ये वाला गलत है। आपात उपबंध कितना है, इसको भाग 18 होना चाहिए था। ठीक है, राजभाषा कितना है, ठीक है 17 में आता है राजभाषा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वो नेक्स्ट है क्या चाहिए कि संवैधानेतर इकाई कौन सी है। तो देखो संवैधानेतर इकाई किसको कहते हैं, संवैधानेतर इकाई की बात करते हैं कि संविधानेतर इकाई उसको कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में ना हुआ हो। संविधानेतर इकाई उसको कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में ना हुआ हो। तो संविधान में किसका उल्लेख है, वित्त आयोग का है, आर्टिकल 280। ठीक है, निर्वाचन का कितना है, 324, शायद 324, हम कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, शायद 324 होना चाहिए इसका। ठीक है, लोकसभा सचिवालय का भी डिस्कस है। पर देखो आप यहाँ पर से क्या चाहिए, इसका डिस्कस नहीं है। मानवाधिकार आयोग का नहीं है। मानवाधिकार बना कब था, NHRC एक्ट। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट कब आया था आपका, 1993 में। 1993 के थ्रू ये मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। तो चूंकि एक अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था, अधिनियम के तहत इसको गठन हुआ, इसलिए इसको कहते हैं क्या चीज़, सांविधिक इकाई। संवैधानिक इकाई नहीं, सांविधिक इकाई। इसको क्या चीज़ कहते हैं, सांविधिक इकाई कहते हैं, संविधिक इकाई कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन सा नहीं था, तो पैथिक लॉरेंस था, स्टेफर्ड क्रेप्स था, ठीक है, AB अलेक्जेंडर था। कौन सा नहीं था, तो विलियम लॉरेंस नहीं था, विलियम लॉरेंस नहीं था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पैथिक लॉरेंस से तो अध्यक्ष था, इसका कौन था, अध्यक्ष था। ठीक है, इसका हम फर्स्ट वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन बताए थे कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकता है कि कैबिनेट मिशन आया था कब, 1946 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। ठीक है, मार्च 1942 में। ठीक है, आया था। ठीक है, अब देखो पूछेगा यहाँ पर से कि संविधान सभा का प्रस्ताव कौन लाया था, तो प्रस्ताव लाया था कौन, प्रस्ताव लाया था कौन, क्रिप्स मिशन में। पर संविधान सभा का गठन किसके वजह से हुआ, तो संविधान सभा का गठन हुआ किसका, ये कैबिनेट मिशन के वजह से। ये 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग को भारत की नागरिकता का अधिकार पत्र कहा जाता है, भाग 3, मैग्ना कार्टा, अभी तो बताया। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग कौन सा संपादित नहीं करता, लोकसभा चुनाव करता है, राज्यसभा करता है, राष्ट्रपति का करता है, कौन सा नहीं करता, स्थानीय निकाय का। इसको कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, मतलब जो राज्य का चुनाव आयोग है, राज्य का जो चुनाव आयोग है वो करता है इसका इलेक्शन। और इसका जहाँ तक हमको याद आ रहा है 243 का सिर्फ I या J ऐसा इसका कुछ आर्टिकल है, मैं आर्टिकल कंफर्म नहीं हूँ, आप कंफर्म करके कमेंट में बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो BN राव को। संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है, BN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था, राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया था, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। लेकिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था, तो 24 जनवरी को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था, 24 जनवरी को। कौन सा, नेशनल एंथम, ठीक है, और राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत को। ठीक है, राष्ट्रगीत को और नेशनल एंथम को कब अपनाया था, 24 जनवरी को। ठीक है, और बोल रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, 22 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा का गठन, अच्छा देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन है, हमको याद है 3 क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन क्या चाहिए कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1950 को। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1950 को। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आया कि राज्यसभा का पहला बैठक कब हुआ था। पहला बैठक, राज्यसभा बंद हो गया 1950 में, पर पहला बैठक कब हुआ, 13 मई 1952 को। ये हुआ था आपका क्या चीज, फर्स्ट बैठक। तो फर्स्ट बैठक कब हुआ था,
13 मई 1952 को। राज्यसभा बना कब था? 3 अप्रैल को, मूर्ख दिवस के बस 2 दिन बाद। कौन सा? राज्यसभा कब बना था? 3 अप्रैल 1950 को, ठीक है। इसका प्रथम बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 को, ठीक है। सिमिलरली लोकसभा बनल तो बहुत पहले से था, ठीक है। तो इसका प्रथम बैठक कब हुआ था? ठीक है, इसका प्रथम बैठक कब हुआ था आपका? 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल 1952 को। इसका प्रथम बैठक कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सही है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, एक मिनट यार, सॉरी, हम 3 अप्रैल 1950 बता दिए, नहीं 3 अप्रैल 1952, सॉरी 3 अप्रैल 1952, ठीक है। 1950 में तो गठने हुआ था ना, उस वक्त राज्यसभा लोकसभा था कहाँ, इलेक्शन हुआ ही नहीं था। इलेक्शन तो हो गया था 1950-51 में, तभी तो 52 में सरकार बना था। तो 3 अप्रैल 1952 होगा राइट आंसर, सॉरी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 58 का कौन सा है क्वेश्चन नंबर। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस अधिनियम या संशोधन के द्वारा की गई थी? तो 99th अमेंडमेंट, कल ही पता था, इस पर डिस्कस हुआ था। 99th अमेंडमेंट कब? 2014 द्वारा, प्रभावी हुआ था 2015 से। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि स्वस्थाने क्या है? स्वस्थाने क्या चीज़ है? दैट मीन्स किसी भी पौधा को या किसी भी जानवर को जिस स्थान में वो जन्म हुआ है उसी स्थानमा में रह करके उसको संरक्षित करना, उसको कैसे कहते हैं? स्वस्थाने, ठीक है। तो उसी स्थान में जहाँ पे जन्म हो, दैट मीन्स मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में, मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में उसका संरक्षण का व्यवस्था करना, इसको कहते हैं क्या चीज़? स्वस्थाने, ठीक है। मूल प्राकृतिक आवास में उसके संरक्षण का व्यवस्था करना, उसको कहते हैं स्वस्थाने। और हुआ से उठा के कहीं और वापस बाहर लेके चल जाना, उसको कहते हैं पृथक करना, उसको कहते हैं क्या चीज़? इसको क्या कहेंगे? बाह्य स्थाने। अरे बाह्य स्थान यानी XSC2 कहते हैं, SITU, ठीक है। XSC2 कहते हैं क्या चीज़? बाह्य स्थान है, ठीक है ना। मूल प्रकृति अपने आवास पे उसका संरक्षण किया जा रहा है, स्वस्थाने। अपना संरक्षण के मतलब वहाँ से उठा के कहीं और लेकर के चले गए, वहाँ संरक्षित कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं क्या चीज़? XSCTU, मतलब बाह्य स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। भारत संसद में स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई कब से? 1983 से, ठीक है। और भारत का अगर हम ये संसदीय समिति की बात करें, देखो संसदीय समिति तुम्हारा 3 ठो इंपॉर्टेंट है। संसदीय समिति 3 को इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे बड़ी संसदीय समिति तो कौन सा तुम्हारा? प्राक्कलन समिति। सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति। के गो मेंबर? 30 गो मेंबर, 30 के 30 लोकसभा से, ठीक है। अब दूसरा का पूछेगा कि सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सी? तो लोकलेखा समिति। सबसे पुरानी समिति कौन सी? लोकलेखा समिति। कब बना था? 1919 एक्ट के तहत बना था। कब आपका? 1921 में बन गया था, ठीक है। इसको क्या चीज़ कहते हैं? इसकी जुड़वा बहन भी कहते हैं। जो इसकी जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसका मेन काम क्या चीज़ है? जो कैग है ना, कैग के रिपोर्ट को ही जांच करता है। कौन? लोकलेखा आयोग। और ई अपना रिपोर्टवा किसको देता है? ई रिपोर्टवा देता है किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। ये अपना रिपोर्ट किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है अपना रिपोर्ट। यहाँ तक सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ यहाँ तक हो गया ना। इसके बाद देखते हैं क्या चीज़? ग्रीन पीस क्या है? एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस क्या चाहिए? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कब बना था? 1971 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। ग्रीन पीस इसी के तहत वही रामसर साइट का भी तो डेवलपमेंट इसी के तहत हुआ था 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी लिखे थे बाबू महेश्वर प्रसाद, ठीक है। बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा क्या चीज़ लिखे थे? सर्चलाइट। सच्चिदानंद सिन्हा क्या चीज़ लिखे थे? सच्चिदानंद सिन्हा सर्चलाइट। नेक्स्ट देखते हैं। यक्षगान किसका है? तो कर्नाटक का, ठीक है। बोल रहा है ताम्रलिप्त किस राज्य में स्थित है? ठीक है। ताम्रलिप्त एक्चुअली एक जगह है, ठीक है। ताम्रलिप्त क्या चीज़ है? एक्चुअली एक जगह है जो पहले पश्चिम बंगाल वाले में राज्य में हुआ करता था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? तो महात्मा गांधी का समाधि का स्थल कौन सा है? राजघाट, ठीक है। इसमें देख लेते हैं यार, इसमें जो समाधि स्थल है इसमें 4-5 गो समाधि स्थल है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है।
4-5 को समाधि स्थल है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसके बारे में, समाधि स्थल के बारे में। समाधि स्थल के बारे में सबसे पहले हो गया राजघाट। राजघाट किसका है, महात्मा गांधी का, एमजी लिख दें, एमजी महात्मा गांधी का, ठीक है। कर्मभूमि किसका है, शंकर दयाल शर्मा का। कर्मभूमि किसका है, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। कर्मभूमि किसका है, शंकर दयाल शर्मा का, ठीक है। महाप्रयाण घाट किसका है, महाप्रयाण घाट किसका है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का, राजेंद्र पीडी, राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। यहाँ से शांतिवन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का। शांतिवन किसका है, ये शांतिवन है, शांतिवन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ तक सही है। इसके अलावा 4-5 ठो और आता है, जैसे पूछ देगा कैसे कि नारायण घाट किसका है, नारायण घाट किसका है, नारायण घाट को एनजी लिख देते हैं। तो गुलजारी लाल नंदा, नारायण घाट किसका है, एक मिनट, नारायण घाट किसका है, तो गुलजारी लाल नंदा जी का, ठीक है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। इसके बाद पूछते हैं आपसे एकता स्थल, एकता स्थल किसका है, एकता स्थल किसका है, तो एकता स्थल किसका है, तो एकता स्थल है किसका, ज्ञानी जैल सिंह का। देखो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं, तो ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल किसका है, ज्ञानी जैल सिंह का, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ देगा कि उदय घाट किसका है, उदय घाट किसका है, तो उदय घाट किसका है, के आर नारायण का, के आर नारायण का, नारायण का, के आर नारायण का। उदय घाट किसका है, के आर नारायण का। बस तो हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, राजघाट महात्मा गांधी, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा, ये आ गया नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, एकता स्थल ज्ञानी जैन सिंह, उदय घाट का के आर नारायण। बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछता, इतना बहुत है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन हो गया। अरे वाह, ख़त्म हो गया, और है 2, 3, 4। तो 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अजंता गुफा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से बोल रहा है सबसे ऊंचा मस्जिद कहाँ पर है, मिस्र में। सबसे ऊंचा मस्जिद कहाँ पर है, मिस्र में है, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले चला जाएगा, फिर आप लोग चीटिंग कर लोगे, ठीक है ना। तो सिर्फ लाइक करना है अगर पसंद आया तो, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।